नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या विवाद पर केंद्र के बड़े कदम की खबर से। राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में जो गैर विवादित जमीन है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए। इस याचिका से राम भक्तों में उम्मीद की नई किरण जगी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका से राम भक्तों के मन में उम्मीद की नई किरण जग गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे। इसका निर्णय तो सरकार को करना है, उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परमिशन मिलेगी और ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, लेकिन अभी जो अगर न्याय मिलता है तो न्यास अपने काम आगे बढ़ाने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कब होगी, अभी इसकी तारीख मुकर्रर नहीं है। सरकार ने याचिका के जरिए मंशा जाहिर की है कि विवादित जमीन के अलावा बाकी गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए ताकि उस पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटाकर के इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज। हालांकि बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले वकील का कहना है कि केंद्र सरकार की याचिका गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का जजमेंट ये तय कर चुका है कि सेकुलर एक्ट नहीं है राम जन्मभूमि का, लिहाजा सरकार इस पर ताउन नहीं कर सकती, इसमें कोऑपरेट नहीं कर सकती। हाँ, वो जमीन जो सरप्लस है उसको उसके ओनर को वापस करने की जो बात है वो अभी तय नहीं हो सकती है। उस पर पहले तय होगा कि कितनी जमीन रिक्वायर्ड है उस एक्ट के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाली विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण को लेकर प्रयाग में चल रहे धर्म संसद के फैसले का इंतजार कर रही है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं कर पा रही है। कानून से भी हल निकलता दिख नहीं रहा है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धर्म संसद हो रही है। अब ये भी जान लीजिए केंद्र सरकार ने अयोध्या में किस जमीन को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। 1993 में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि के आसपास 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। इसमें 2.77 एकड़ जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन को हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। रामलला विराजमान स्थल को हिंदू महासभा को दिया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के खाते में गया। केंद्र सरकार की नई याचिका में विवादित ढांचा वाले केवल 0.313 एकड़ जमीन विवादित है, जबकि दूसरे पक्षों का मानना है कि 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद है। केंद्र सरकार ने 0.313 एकड़ विवादित जमीन को छोड़कर बाकी गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। ये भी बता दें कि इससे अलग 29 जनवरी से राम मंदिर मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 जजों की पीठ में से एक जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बात सूर्य नगरी से गहलोत के हल्ला बोल की। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के साथ कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज किया। जोधपुर में सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी तो किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कई बड़ी योजना शुरू करने का वादा किया, लेकिन सीएम के निशाने पर रही वसुंधरा सरकार। जोधपुर में सीएम का विकास मंत्र। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्यूनतम उनकी आमदनी होनी चाहिए। वसुंधरा सरकार पर सीएम गहलोत का सबसे बड़ा हमला। वसुंधरा जी अहम में घमंड में चलती है, बदले की भावना रखती है।
जोधपुर से कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज। आप सब यहाँ पर घंटों बैठे रहे। मैं आपके स्वागत से, आपके आशीर्वाद से बहुत अभिभूत हूं और कहना चाहूंगा कि आपके लिए जीवन समर्पित है, मेरा जीवन समर्पित है। गृह जिले जोधपुर पहुंचे अशोक गहलोत यहां अपने पुराने अंदाज में दिखे। घर आए सीएम का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ तो सीएम गहलोत ने भी जनता दरबार लगाकर आम जनता की फरियाद सुनने में कोताही नहीं बरती। सीएम गहलोत ने घंटाघर में एक जनसभा को संबोधित कर मिशन 25 का आगाज किया। यहां उनके निशाने पर रही वसुंधरा सरकार। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य को 3 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोकर अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। वसुंधरा को पूछो कि मेरे वक्त में हमने आपको 1,25,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे थे, हम लोग 1,25,000 का, और उन्होंने कहा खजाना खाली कर दिया। अब मैं इनसे पूछता हूं, आपने 2.5 लाख ज्यादा मैंने 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है वो मेरे लिए। 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के कहा 1.25 लाख का 3 लाख। अब इनको पूछो, आप कम से कम इतना कर्जा छोड़ा है तो ये जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिला हैं, पुरुष है, दिव्यांग है, अपंग है, विधवाएं हैं, इनका पेंशन बढ़ोतरी करने में क्या तकलीफ थी आपको? हमने आते ही कर दी उनकी। वसुंधरा सरकार पर माइनिंग समेत कई गोरख धंधे में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने आते ही सूबे में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका। कहने का मतलब कि वसुंधरा जी इस राजस्थान में करप्शन को संस्थागत कर दिया। दारू की बोतलें, इंग्लिश दारू की बोतलें प्रति माह कलेक्शन दुकान से करो, भाव बढ़ा दो, भाव बढ़ाओ ना, जनता लूटे, जनता लूटो, जनता को लूटो, छूट है, पैसा मेरे पास ऊपर पहुंचना चाहिए, जयपुर में पहुंचना चाहिए। सीएम ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी की स्कीम को पूरा करने का भरोसा दिया और कहा कि राजस्थान सरकार किसानों और युवाओं के लिए कई और कदम उठाएगी। और गरीब मेरा कॉर्पोरेटिव बैंक के सब ऋण माफ, जो कॉमर्शियल बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो सबके हमने कहा है सबका भला कैसे किसानों का हो, हमें करके दिखाएंगे। टाइम लगता है उसका, ये पूछो लफाजी करने का क्या फायदा। वहीं गरीबों के लिए न्यूनतम गारंटी स्कीम की राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही गरीबों के हित के लिए योजनाएं बना सकती है। कि राहुल गांधी ने कल कहा, आपने पढ़ा होगा, हर व्यक्ति को न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। इतना क्रांतिकारी बात कही है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं कही हो। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्यूनतम उनकी आमदनी होनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण में आक्रामकता दिखाई तो एक वक्त पास की मस्जिद से आती अजान की आवाज को सुनकर वो कुछ देर रुके और फिर अपना भाषण शुरू किया। दिसंबर में राज्य की सत्ता मिलने के बाद सीएम गहलोत के सामने और बड़ी चुनौती है। 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है और सीएम गहलोत राजस्थान की 25 सीटें जीतकर दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखना चाहेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। राहुल गांधी का गेम चेंजर वादा सीएम अशोक गहलोत को भी रास आया है। उन्होंने इसे प्रदेश में भी लागू करने का भरोसा दिया है, लेकिन आखिर इस न्यूनतम आय गारंटी को लागू किया जा सकता है? देखिए हमारी रिपोर्ट। न्यूनतम आय गारंटी पर जंग। मिशन 2019 के लिए राहुल का दांव। मनरेगा के बाद अब न्यूनतम आय गारंटी की बात।
न्यूनतम आय गारंटी, मास्टर स्ट्रोक या जुमला। गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी यानी यूनिवर्सल बेसिक पे वाली जिस स्कीम को लेकर मोदी सरकार माथापच्ची कर रही थी, उसी स्कीम पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दांव चल दिया है। आपको बताएंगे कि क्या है न्यूनतम आय गारंटी स्कीम और क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में ये संभव है। लेकिन पहले देखिए कि गरीबों की आय सुनिश्चित करने वाली इस योजना को लेकर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में दिया राहुल का ये बयान क्या कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी? बहरहाल तो इसने सियासी हलचल मचा दी है। लेकिन आइए आपको पहले बताते हैं कि क्या है न्यूनतम गारंटी स्कीम। न्यूनतम आय गारंटी स्कीम के तहत हर महीने लाभार्थियों के खाते में एक निश्चित रकम आती है। पहली बार 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र हुआ था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पर देखें तो हर शख्स को रोजाना $1.90 यानी लगभग 135 रुपये की जरूरत होती है। वहीं रंगराजन कमेटी ने देश में रोजाना न्यूनतम 32 रुपये से 47 रुपये की सीमा तय की है, यानी हर शख्स को हर महीने करीब 960 रुपये और सालाना 11,520 रुपये चाहिए। देश की 20% गरीब आबादी के मद्देनजर भी इस रकम का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। 2017 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इस स्कीम को लेकर चर्चा हुई थी। अब बजट से ऐन पहले उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बारे में कुछ गंभीर फैसला ले। बहरहाल इतना तय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली मनरेगा की ही तरह न्यूनतम आय गारंटी स्कीम से ग्रामीण और शहरी गरीबी को खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। 2008 में मनरेगा लागू करने वाली मनमोहन सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और 2009 में यूपीए सरकार ने जबरदस्त वापसी की थी। खेती के संकट से जूझ रहे देश के किसानों के लिए ये स्कीम रामबाण साबित हो सकती है। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी ने 2019 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन अभी केंद्र के पास भी पूरा मौका है। सरकार बजट में गरीबों के लिए जमीनी घोषणा कर इसकी भरपाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया और परीक्षा के दौरान आने वाले दबाव को खत्म करने का मूल मंत्र दिया। साथ ही परीक्षा में नंबर लाने के भी टिप्स दिए। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। पीएम मोदी का संदेश उन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए है जो परीक्षा के दौरान दबाव में रहते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए बच्चों और अभिभावकों ने पीएम मोदी से परीक्षा के दौरान दबाव को कम करने के लिए सवाल पूछे। केरल के एक छात्र ने भी पीएम मोदी से सवाल किया। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? रोहित के सवाल पर पीएम मोदी ने जीवन जीने के मतलब को समझाया। रीना ने जो कमाल दिखाई है, 2 हाथ नहीं, 1 पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए। मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए। उसको उजागर करना चाहिए। देश तभी चलता है।
अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए। हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। पीएम मोदी देश भर से आए बच्चों और अभिभावकों के सवालों का जवाब देते हुए लक्ष्य तय करने के भी मंत्र दिए। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। परीक्षा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को तकनीकी के साथ ज्ञान की दिशा में जुड़ने का भी सुझाव दिया और पेरेंट्स से भी बच्चों पर अपने सपनों का बोझ नहीं डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त सलाहकार और कारगिल युद्ध के दौरान देश के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। जॉर्ज पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। आइए बताते हैं कैसा रहा उनका जीवन सफर। पिछले कई सालों से सियासी गलियारों में उनकी चर्चा ना के बराबर होती थी। वर्तमान सियासत में उनका वजूद खो सा गया था, लेकिन एक जमाने में वो देश की सियासत के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे। वो ट्रेड यूनियन के बेताज बादशाह थे। उनकी एक आवाज पर हजारों गरीब गुरबा इकट्ठा हो जाया करते थे। गरीबों के हक के लिए खड़े होते तो सरकारें हिल जाती थी, और यही वजह थी कि उस दौर में वो अनथक विद्रोही कहे गए, रिबेल विदाउट अ पॉज माने गए। उनकी मां एलिस मार्था फर्नांडिस किंग जॉर्ज फिफ्थ की बड़ी प्रशंसक थीं। लिहाजा 3 जून 1930 को जब उनका जन्म हुआ तो बड़े प्यार से उनका नाम रखा जॉर्ज, और पिता के सरनेम की वजह से पूरा नाम हुआ जॉर्ज फर्नांडिस। मैंगलोर कर्नाटक में जन्म लेने वाले जॉर्ज फर्नांडिस 1949 में रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंचे और चंद सालों में ही टैक्सी यूनियन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। आइए आपको जॉर्ज फर्नांडिस के सियासी यात्रा से रूबरू कराते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में एक मुकम्मल पाठ की तरह है। 16 साल की उम्र में जॉर्ज को पादरी बनने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी भेजा गया, लेकिन 18 साल की उम्र में जॉर्ज मिशनरी छोड़कर रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंच गए। 1950 आते आते जॉर्ज फर्नांडिस टैक्सी यूनियन के सबसे बड़े लीडर बन चुके थे। सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने वाले जॉर्ज की छवि विद्रोही नेता की बनती गई। 1967 के आम चुनाव में सदाशिव कान्होजी पाटिल को हराकर वो लोकसभा पहुंचे। 1974 में रेल हड़ताल का आह्वान कर पूरे देश में रेल का चक्का जाम कर दिया। आपातकाल के दौरान 10 जून 1967 को जॉर्ज को गिरफ्तार किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ौदा डायनामाइट केस में आरोपी बनाया गया था। जेल में रहते हुए जॉर्ज ने 1977 में बिहार के मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीता। 1977 में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला का जॉर्ज ने भारत में डब्बा बंद करा दिया। सोशलिस्ट पार्टी के बाद जनता पार्टी छोड़ने वाले जॉर्ज ने समता पार्टी का गठन किया। 9 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले जॉर्ज 3 बार उद्योग, रेल और रक्षा मंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। करगिल युद्ध में भारत ने जब पाक को धूल चटाई तो जॉर्ज फर्नांडिस ही रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री रहते जॉर्ज फर्नांडिस ने सियाचिन ग्लेशियर का 18 बार दौरा किया। रेल मंत्री रहते जॉर्ज फर्नांडिस ने कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा कराया। 9 भाषाओं और राजनीति में गजब की पकड़ रखने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का विवादों से भी नाता रहा। मोरारजी देसाई की सरकार गिराने के आरोप भी जॉर्ज पर ही लगे। बीमारी की वजह से पार्टी से दूर गए और करीबी लोगों से साथ छूट गया। लेकिन तमाम विवादों के बाद भी जॉर्ज फर्नांडिस उस चैप्टर की तरह हैं जिसके बिना भारत की सियासी किताब मुकम्मल नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।